चलिए बच्चों, अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपना रोटेशनल मोशन। अभी फिलहाल अपने को एक क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर दिया हुआ है, टी शेप्ड है, और क्वेश्चन में बच्चों रीड कर रहा हूं, आप देखिएगा। क्वेश्चन है ए टी शेप्ड ऑब्जेक्ट with dimensions as shown in figure is lying on a smooth floor. A force F is applied at point P parallel to AB such that the object has only the translation motion without rotation. Find the distance of the location of point P फ्रॉम पॉइंट सी। ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अभी रोटेशनल मोशन जो है, ये देखो इस तरीके से मान लीजिए यहां ये ऐसी रॉड है, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा हिंज करके कब्जा लगा के रखा है, और यदि आप इसको ऐसा फोर्स लगाओगे ना तो ये रॉड ऐसे रोटेट कर जाएगी, रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि टॉर्क लगने लगता है। लेकिन यदि यहां पर कुछ नहीं होता तो भी एक्चुअल में आप यहां फोर्स लगाते ही ऐसे रोटेट कर जाती। पर इसी रॉड में यही फोर्स यदि आप कहां लगा देते एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर, तो फिर ये इस कंडीशन में जो है रॉड गिरती नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में जाती, ट्रांसलेशन मोशन करती। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जिसमें पोजीशन चेंज होती है। तो कभी भी फोर्स यदि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगा दोगे आप, तो बॉडी जो है वो केवल क्या करेगी, मूव करेगी, रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि रोटेशन के लिए चाहिए रहता है टॉर्क, और अभी अपन डिटेल में उसको पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। पर अभी अपन चूंकि ट्रांसलेटरी मोशन बोल रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कभी भी किसी बॉडी के यदि आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लगा दोगे तो फिर वो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, केवल मूव करेगी, पोजीशन चेंज करेगी। तो जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया है, इसका मतलब फोर्स कहाँ लगाया गया है, सेंटर ऑफ मास पर। हमको उस पॉइंट की लोकेशन बताना है, मतलब पॉइंट पी पर बोल रहे हैं वो, मतलब सेंटर ऑफ मास पी है, तो हमको इस टी शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो पता करना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप यदि ध्यान से देखो तो ये दो पार्ट में है। यदि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बात करोगे तो वो तो एग्जैक्टली यहां पर होगा, मिड पॉइंट पर, और यदि इस रॉड का भी देखोगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां बिल्कुल मिडिल में आएगा, M2। तो अब इसका मतलब है कि पॉइंट P की जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, वो यहां कहीं होनी चाहिए इन दोनों में, और फोर्स इसका मतलब यहां लगाया जा रहा है। तो सही डायग्राम ये है। इस पॉइंट P की हमको लोकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इस रॉड जो है अपर रॉड AB, इसका मास पता करो। अब क्वेश्चन में बनो कुछ भी नहीं दिया है, तो लेंथ पर दी है, तो मान लीजिए इस रॉड की जो डेंसिटी है वो आप ले लीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू D kg पर लेंथ, क्योंकि ये रॉड है तो लेंथ के फॉर्म में रहेगी, तो डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, तो मतलब यूनिट लेंथ जो है उसका मास कितना हो जाएगा, D kg। तो L लेंथ का मास कितना होगा, L इंटू D। मतलब ये अपर जो रॉड है ना, लेंथ AB, इसका हमने मास पता कर लिया, मास ऑफ AB इज इक्वल टू L इंटू D। ऐसे ही यदि नीचे वाली जो रॉड है उसका मास MCD, तो इसकी लेंथ 2L है, तो इसके लिए हो जाएगा 2L इंटू D। ये हमने मास पता कर लिया। D जो है वो अपन डेंसिटी बता रहे हैं। जैसे रॉड रहेगी मान लीजिए, तो उसकी यूनिट लेंथ का मास, कई रॉड आपने देखी होंगी पतली रहती हैं,
तो उसकी यूनिट लेंथ का 10 ग्राम, कोई बहुत मोटी है तो पता चला 100 ग्राम, तो अपन ने डी केजी बोल दिया पर यूनिट लेंथ। तो ऊपर वाली रॉड का मास आ गया, नीचे वाली रॉड का मास आ गया। अब आपको पता है सेंटर ऑफ मास पता करना, तो ये सी से पता करना है अपन को, ऐसा मतलब वाई डायरेक्शन में, एक्स तो पता ही नहीं करना है, वाई डायरेक्शन में। तो हमको मालूम है वाई बार मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वाई बार से भी बताते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एम वाई अपॉन समीशन ऑफ एम। तो वाई बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम वाई क्या बोलोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बार इज इक्वल टू m1 इस रॉड के लिए मास, तो आपने क्या बोला L इंटू डी, m1 की वैल्यू, y1 मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से, तो ये पूरा कितना दिख रहा 2L, तो जाएगा 2L प्लस m2 y2 मतलब सेकेंड रॉड का मास, तो सेकेंड रॉड का मास कितना आया था ये 2L इंटू डी इंटू y2 सेकेंड रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां से, तो यहां से कितनी हाइट पर है, ये कितना दिख रहा है L दिख रहा है आपको, सेंटर पर होगा तो यहां आ जाएगा L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, व्हाट इज m1 L इंटू डी, व्हाट इज m2 2L इंटू डी, इसका मतलब y बार इज इक्वल टू। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पर ये कितना लिखा 2 इंटू डी इंटू एल स्क्वायर, प्लस यहां कितना लिखा, ये भी यही लिखा 2DL स्क्वायर, और नीचे ये क्या लिखा है 3LD स्क्वायर, कहाँ ऐड करोगे तो स्क्वायर थोड़ी आएगा, y बार इज इक्वल टू, अब यहां से जो है ये कितना हो जाएगा 4D इंटू एल स्क्वायर अपॉन नीचे जाएगा 3LD, डी कैंसिल, एक L कैंसिल, इसका मतलब y बार इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ L। ये आंसर होगा, मतलब ये जो टी शेप्ड रॉड दिख रही है इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहां से कितनी हाइट पर होना चाहिए 4L/3, 4/3 1.33 होता है, मतलब ये जस्ट हाफ से थोड़ा ऊपर, राइट। ये होगा बच्चों इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, हमको क्वेश्चन में बोला 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ L आर जॉइंट इन फॉर्म कैपिटल L shaped frame as shown in figure. Locate the position of center of mass of the frame. मतलब ये 2 रॉड्स हैं, यूनिफॉर्म मास बोला है, मतलब इस रॉड का मास भी m और इस रॉड का भी मास m, इसकी भी लेंथ L स्मॉल l और इस रॉड की लेंथ भी L, दोनों मिलकर अपन कैसा शेप बना रहे हैं कैपिटल L। अब इसका हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास बताने का मैंने आपको तरीका सिखाया है कि मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन हो गया 0, तो इस जो वर्टिकल रॉड दिख रही है उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो यदि हम इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो मेरे ख्याल से यहां आना चाहिए। तो कैसे करोगे बच्चों, x बार इज इक्वल टू, आप बोलोगे समीशन ऑफ mx अपॉन समीशन ऑफ m, x बार इज इक्वल टू, x बार मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है ना C, इसका x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट अपना x बार से ही बताते हैं। तो ये जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, x बार इज इक्वल टू m1, इस वाले मास का देखो इसका मास कितना है m, x1 ओरिजिन से इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस साइड है ही नहीं, यहां पर है, तो कितना जाएगा ये 0,
प्लस इस वाली रॉड का मास m2, मतलब वो भी m है, और x2 इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा, एकदम मिड पॉइंट पर होगा, तो कितना बोलोगे आप, L/2 अपॉन m प्लस m। तो इस तरीके से x बार आ जाएगा आपका m इंटू L/2 अपॉन m प्लस m 2m, mm कैंसिल, तो x बार इज इक्वल टू L/4। मतलब ये सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से जो डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट निकला है वो कितने डिस्टेंस में निकला है, x L/4। ऐसे ही आप y बार फाइंड कर सकते हो, समीशन ऑफ my अपॉन समीशन ऑफ m। तो y बार इज इक्वल टू क्या बोलोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, y बार इज इक्वल टू, बच्चों m1 मास ऑफ फर्स्ट रॉड, तो आप बोलोगे m, इसके सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से हाइट, तो ये कितनी दिख रही है आपको, L/2 प्लस ये सेकेंड मास m। अब इसके सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से हाइट 0, इसी में है ना, तो ये जाएगा 0 अपॉन m प्लस m, तो y बार इज इक्वल टू m इंटू L/2 अपॉन 2m, तो डेफिनेटली mm कैंसिल, तो y बार इज इक्वल टू L/4। इसका मतलब है ये सेंटर ऑफ मास इसके कोऑर्डिनेट होंगे L/4 कॉमा L/4। इसका मतलब ये और ये, यहां आएगा सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब यहां आएगा, ये L/2 है, इसके हाफ डिस्टेंस में, ये L/2 के हाफ डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, राइट। कॉपी करें बच्चों, जो वीडियो से पढ़ रहे थे वो भी क्वेश्चन लिखना चाहते तो लिख लीजिए। 2 blocks 1 and 2 of masses m1 and m2 connected by a weightless spring of stiffness K, मतलब ये स्टिफनेस दिया, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है K, रेस्ट on a smooth horizontal plane, rest on a smooth horizontal plane. Block 2 is shifted, block 2 is shifted through a small distance x. Block 2 is shifted through a small distance x to the left and released find the velocity of the center of mass, find the velocity of the center of mass of the system after block 1
after block 1 breaks off the wall। क्या है बच्चों, मुझको क्या है, बहुत लोग जो है बहुत सजेशन देते हैं, समझाते हैं थोड़ा सा कि सर वो बहुत सारे जो वीडियोस हैं लोगों के, उसके व्यूज़ जो हैं वो लाखों में हैं, उन लोग मस्ती करते हुए पढ़ाते हैं, टीचर्स जो हैं कुछ गाने करते हैं, मजाक करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे वाले बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे व्यूज़ बढ़ा रहे हैं नो डाउट बढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन जब अच्छे बच्चे उनको पढ़ते हैं तो कुछ दिन बाद वो बच्चे छोड़ देते हैं। उनको पता है कि अरे ये मस्ती वाले में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे जिनके रिजल्ट्स बनते हैं वो थोड़ा पढ़ाई को सिस्टमेटिक चाहते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि इनको मस्ती करते हुए पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए। वो जूनियर टीचर्स जो शुरू में हम लोग भी थे, तो जब नहीं बनता था तो वो मस्ती ज़्यादा करते थे, पढ़ाते कम थे, बनते ही नहीं था तो क्या करें। अब क्या होता है, जो अच्छे बच्चे जिनको एक्चुअल में कुछ करना है, कुछ रिजल्ट्स बनाना है, तो वो जैसे जैसे ये वीडियो सब पॉपुलर होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो अच्छे स्टूडेंट्स उससे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जो एक अच्छे स्टूडेंट्स का जो मॉब है वो मेरे चैनल की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखूँ, धैर्य रखूँ, पर मुझे जो अच्छे बच्चे जिनके एक्चुअल में मेरे वीडियो के थ्रू रिजल्ट्स बनने लग जाएं, मुझे वो बच्चे चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, लेकिन ऐसे बच्चे जो है चुपचाप पढ़ते रहते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना टीचर का नाम उठाते हैं, पर हाँ जब रिजल्ट्स बनाते हैं तो ज़रूर नाम उठाते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। पर बच्चों फिर भी थोड़ा सा चैनल तभी सब्सक्राइब होगा, तभी ये सब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और तभी आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब बहुत सारे एडवांटेज मुझे प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। बहुत सारी फैसिलिटी वो देते हैं उन लोग, लेकिन उसके लिए उनको व्यूज़ भी चाहिए रहते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िए, अपन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, ये वॉल है, इस वॉल से ये मास को कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इससे ये सेकंड मास M2 है और इससे इसको प्रेस किया गया है। कितना कंप्रेस किया गया? X, और कंप्रेस करने के बाद रिलीज किया गया। बच्चों समझो, इसको ऐसे दबा के छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर क्या स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे छोड़ोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा वॉल से दूर, क्योंकि इस तरफ तो जा नहीं सकता है, तो स्प्रिंग की वजह से पूरा सिस्टम इस साइड भागेगा। तो जब इस साइड भागेगा तो अपन को किसकी वेलोसिटी फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास की। ऐसा अपन को क्वेश्चन में बोला गया है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर ब्लॉक 1 ब्रेक्स ऑफ द वॉल। जब इसको वो छोड़ता है तो उस वक्त, तो आप सबसे पहले ये देखो, जब आपने इसको कंप्रेस किया X, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई है, जो कि अपन ने पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं अपन, U इज इक्वल टू हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कब? जब स्प्रिंग को अपन क्या कंप्रेस करते हैं। यहां पर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको यहां पर क्या बोला गया? स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट। और X क्या है? जो कॉम्प्रेशन आपने किया। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये जो सिस्टम है, इसकी वजह से ये जो सेकंड बॉडी है उसको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको तो मिलेगी नहीं, इस साइड तो वॉल है, यही भागेगा उस साइड। जब ये भागेगा तो स्प्रिंग इससे कनेक्ट है, तब ये इसको लेके चलेगा, तब पूरा सिस्टम चलेगा। पर वेलोसिटी तो इसको मिलेगी ना, मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, वो कन्वर्ट होगी सेकंड मास के काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मास है ना, तो ये कितना जाएगा? हाफ मास ऑफ सेकंड बॉडी इनटू वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ सेकंड बॉडी, v2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये कहां से, ये काइनेटिक एनर्जी कौन देगा?
ये स्प्रिंग देगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ हाफ हाफ तो क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा बच्चों, दोनों के मास जो है वो हमको क्वेश्चन में अनइक्वल बोलेंगे, इक्वल बोले मुझे पता नहीं। m1 m2 m1 m2 राइट, मास अलग अलग है m1 m2। तो ये जाएगा हाफ m2 इंटू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन m2 वी टू स्क्वायर, और वी टू इज इक्वल टू रूट ओवर। ये किसकी वेलोसिटी निकल आई है, सेकेंड मास की। फर्स्ट मास की वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, 0, जस्ट वॉल जब छोड़ रहा है। तो पूरा जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बोलोगे, VCM। क्या बोलोगे आप, m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने आपको थ्योरी में डिराइव करवाया फॉर्मूले। तो अब VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 इस मास m1, इसकी वेलोसिटी 0, सेकेंड मास m2, सेकेंड मास की वेलोसिटी ये निकाली आपने, कितनी जाएगी, रूट ओवर k इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, VCM इज इक्वल टू, ये तो 0 जाएगा, ये देखो रूट m2 स्क्वायर लिखा है, इस रूट m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, रूट m2, जिसको आप अंदर ले जा सकते हो, और x स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो x बाहर आ गया, रूट k इंटू m2, ये आपका आंसर होगा, अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आंसर होगा। कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, एक यहाँ बच्चा बैठा बोल रहा सर ये रूट नहीं समझ में आया। अरे भाई v2 जो है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आ गया x, क्या बचेगा, रूट ओवर k अपॉन, इसको भी अपन लिख सकते हैं रूट ओवर m2। अब यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा ना करके, चलिए जो मैंने सॉल्व कर दिया वो वैल्यू लिख देते, x इंटू रूट ओवर k अपॉन रूट ओवर m2, है ना। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जाएगा 0, m2 को क्या लिख सकते हो आप, रूट m2 स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, है ना, इंटू एक्स इंटू रूट k अपॉन रूट m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये एक m2 कैंसिल हो गया, तो VCM इज इक्वल टू x इंटू रूट m2 इंटू रूट k अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको अपन कंबाइंड भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा था, मैंने लिखा था x इंटू रूट ओवर m2 इंटू k अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सा भी डायरेक्ट पढ़ा दो तो तुम लोग गड़बड़ करने लगते हो। तो बच्चों नेक्स्ट अपने को टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिजिड बॉडी। मुझे जो आपसे डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक वो है रिजिड बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, नेक्स्ट रोटेशनल मोशन, राइट, और नेक्स्ट फिर उसके बाद मैं आऊँगा कपल, लेकिन मैं ऑर्डर चेंज करूँगा यहाँ पर, पहले रोटेशनल मोशन। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी जो मैंने हेडिंग दी है इसका मतलब क्या। तो बच्चों if the relative displacement between the particles of a body is 0 after the application of deforming force, then the body is called rigid body.
ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी और हार्ड। आप लोग जनरल लैंग्वेज में उसको हार्ड बॉडी बोलते हैं, पर ऐसी बॉडी को अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे वॉल के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो क्या उसके पार्टिकल क्लोज आते हैं क्या, नहीं, पास नहीं है। वुड, लकड़ी, उस पर भी आप फोर्स लगाते हो तो पार्टिकल क्लोज नहीं आते, तो वो भी क्या हुई, रिजिड। तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसके ऊपर यदि आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने से यदि पार्टिकल क्लोज नहीं आ रहे हैं तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। इफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इज जीरो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। मान लीजिए मैं ये आपके सामने स्पंज है, मैं इसको ये दबा रहा हूं तो आपको मालूम है पार्टिकल क्लोज आ गई है, ये रिजिड बॉडी नहीं है। इसको मैं दबा रहा हूं, पार्टिकल पास आ रहे हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यदि ये चौक है और इस चौक को यदि मैं ऐसे दबा रहा हूं यहां पर तो पार्टिकल्स क्लोज नहीं आ रहे हैं, तो ये रिजिड हुई। यहां पर यदि अपन वॉल के ऊपर है, वॉल को भी दबाएंगे तो नहीं दबेगी, पार्टिकल्स क्लोज नहीं आएंगे। तो ऐसी जो बॉडी होती है उनको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। इफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इज जीरो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो बच्चों में टॉपिक लेना चाह रहा हूं वो ये वाला ले रहा हूं, रोटेशनल मोशन, जो अपना चैप्टर है वही। तो जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है और यहां पर आपने इस तरीके से एक एक्सिस बना दिया, ऐसे एक और रॉड लगा दी है। आप लोग को मालूम है, आप फैन की एग्जांपल ले लीजिए, आपको मालूम फैन जो होता है उसमें ये ब्लेड्स होती हैं, ये फैन हो गया, ब्लेड्स होती हैं, है ना। और इस तरीके से ये फैन जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सर्कुलर मोशन नहीं, दोनों में फर्क है, देखिए फर्क है। सर्कुलर मोशन एक अलग चीज है और रोटेशनल मोशन एक अलग चीज है। इसी फैन की एक ब्लेड का एग्जांपल लो, ये फैन की एक ब्लेड है और मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट ये फैन जो है वो रोटेट कर रहा है। फैन में 3 ब्लेड, अपन ने एक ब्लेड को फोकस किया, अब ये ब्लेड एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस पूरी ब्लेड के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। When the body rotates about any axis, then the motion of a body is called rotational motion. When the body rotates about any axis, then the motion of a body is called rotational motion. मतलब फैन की ये जो ब्लेड है ये रोटेशनल मोशन कर रही है और इस ब्लेड में बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं। आपको मालूम है ये फैन जो है इस पर यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, ये सब पार्टिकल है। तो जब ये ब्लेड रोटेट करेगी और मान लीजिए इस पोजीशन में पहुँच गई तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरीके से होगा और आगे रोटेशन होने फिर चेंज होगा। अभी यहाँ वाला ए वाला पार्टिकल ए डैश पर पहुँच गया, बी वाला बी डैश पर पहुँच गया, सी वाला सी डैश पर पहुँच गया, डी जो है वो डी डैश पर पहुँच गया, ई जो है वो ई डैश पे पहुंच गया। जैसे जैसे होगा पूरा वन रोटेशन तो इस ए का क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन, इसी पार्टिकल का क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन। ये बी पार्टिकल है, इसका भी हो जाएगा रिवॉल्यूशन, इसका भी क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन। तो फैन की जो ब्लेड है उसका है रोटेशनल मोशन, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, इस पर जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उनका क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कम रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर हो रहा है, इसका ज्यादा रेडियस वाले पर हो रहा है और इसका और ज्यादा। मतलब जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उस बॉडी पर जितने जो पार्टिकल्स हैं वो रिवॉल्यूशन करते हैं, उनका सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर पाथ पर। तो अपन इस पूरे सिस्टम का ब्लेड का बोलेंगे रोटेशनल मोशन और इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका बोलेंगे अपन सर्कुलर मोशन। अब ये जो पार्टिकल है वो यहां से यहां आया
तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। ये वाला सेम टाइम में ये बी जो है यहां पहुंच गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी थीटा। ये सी जो है वो भी यहां पर आया है सेम टाइम में, तो उसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल जो उसने इंटरसेप्ट किया सेम है, तो थीटा। मतलब ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स होते हैं इन सब का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम। जितना इस बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वही इन पार्टिकल्स का भी होगा। आप सर्कुलर मोशन में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, पर वहां पर आपने बोला था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है और किसी टाइम में वो ए से बी पर कोई आर्क ट्रेवल कर रही है, तो ये जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है उसको आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल इंटरसेप्टेड बाय बॉडी और पार्टिकल at center of a circular path is called angular displacement। ऐसा आपने डेफिनेशन दी थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप रेडियंस में मेजर करते हैं, तो यही टर्म एक्चुअल में रोटेशनल मोशन में भी होगी। इस कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस रिजिड बॉडी का होगा वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पर जितने पार्टिकल्स अवेलेबल है उनका भी होगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही है, रेडियंस में मेजर करते हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी, तो डेफिनेटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये सब टर्म यहां भी यूज होगी। तो जितने जो पार्टिकल्स है उनके लिए जब थीटा सेम है सेम टाइम में, तो ऐसे सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, चेंज हो रही है सेम टाइम में, तो सबके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, सेम। तो रोटेशनल मोशन में जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस पर जितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उन सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। लेकिन सारे पार्टिकल्स के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है जब ये मैंने रिलेशन बताए थे तब फिर उसके बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताया था, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा भले ही सबके लिए सेम है लेकिन सबके लिए आर कैसा है, डिफरेंट। यदि आर S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यदि सबके लिए थीटा सेम है कांस्टेंट, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसके लिए आर जितना कम उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी उतना कम, जिसके लिए आर सबसे ज्यादा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा। तो यहां पर जो ए पार्टिकल है वो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है, रेडियस, वो सबसे कम है, इसलिए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देखिए कम हुआ है। लेकिन जो बी पार्टिकल है उसका रेडियस ज्यादा है, तो देखिए आप उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। और सबसे एंड में जो पार्टिकल है उसके लिए देखिए आर सबसे मैक्सिमम है, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा हुआ है सेम टाइम में। ऐसे ही जब मैंने आपको ये रिलेशन बताया था, तो सेकंड रिलेशन बताया था v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब रोटेशनल मोशन में जितने पार्टिकल्स आप बोल रहे हैं किसी रिजिड बॉडी पर जो अवेलेबल हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी आप सेम बोल रहे हैं, कांस्टेंट, तो इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जिसका रेडियस सबसे कम उसकी वेलोसिटी भी सबसे कम, लीनियर वेलोसिटी कम। इसलिए तो फैन जो होता है उसके सेंटर में एक्सिस में जो पार्टिकल होगा, एक्सिस में फैन जो है, ये फैन हो गया आपका, ये फैन और ये एक्सिस हो गई। यहां पर जो पार्टिकल है उस सेंटर ही पर है, आर की वैल्यू 0 है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। लेकिन जो फैन के लास्ट में ब्लेड पर यहां पर जो पार्टिकल है
उसका रेडियस कैसा है, मैक्सिमम। तो जब रेडियस मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, मैक्सिमम। इसलिए कभी देखो घूमते हुए पंखे को रोकना हो तो इलेक्ट्रीशियन ये जब रोकना होता है तो कपड़ा लेके वो बीच पकड़ में रोकता है, क्योंकि रोकने में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, तो गर्म लगेगा ना, उसको जल जाएगा। तो उससे बचने के लिए कपड़ा जो है वो कहाँ, सेंटर में लगा कर रोकता है। लेकिन यदि वो किनारे से रोकना चाहे तो हाथ कट जाएगा उसका, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम। फिर ऐसे ही नेक्स्ट था आपका लीनियर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। सबके लिए अल्फा सेम है तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका रहेगा, जो पार्टिकल यहां पर है। तो ये टर्म्स बच्चों अपनी यूज होने वाली है। तो मैंने आपको रिजिड बॉडी समझा दिया, मैंने आपको रोटेशनल मोशन समझा दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, साथ ही साथ आपको रिलेशन भी बताए, ऑलरेडी पहले से बताए हुए हैं सर्कुलर मोशन में, अभी केवल मैंने रिवाइज करवाया आपको। ये तो केवल रिवाइज करवाना था, बाकी बता तो मैं आपको पहले ही चुका हूं। तो अब मुझे इसके बाद जो डिस्कस करना है, तो रोटेशनल मोशन की मेन जो टर्म्स अब चालू हो रही है उनमें से है कपल। यह है कपल। तो मान लीजिए जैसे आप लोग देखते ना ये कार का ये स्टीयरिंग, अब मान लीजिए आप यहां पर आप ऐसा घुमाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं और इसको पीछे की तरफ, ये यहां भी फोर्स, यहां भी फोर्स, या आपकी बाइक, स्कूटी या साइकिल, उसका हैंडल मोड़ने के लिए आप इस एक्सिस का इसको मान लीजिए ऐसा फोर्स लगा रहे हैं और यहां पर ऐसा लगाते हैं। किसी बॉटल का ढक्कन, कैप खोलने के लिए आप यहां भी फोर्स लगा रहे हैं और यहां भी फोर्स लगा रहे हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। जो आपके टैप है, नल, उनको भी ओपन करने के लिए थंब से भी फोर्स लगाते हैं, फिंगर से, सब जगह कपल लग रहे हैं। ये कपल क्या होता है, when two forces having equal magnitude are applied on a body at two different points but in opposite direction, then this pair of forces is called couple. ये कपल क्या है, पेयर ऑफ फोर्सेस हैं। कौन से पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, जो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। कहां पर, टू डिफरेंट पॉइंट्स पर। कैसे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर इन पेयर ऑफ फोर्सेस को अपन बोलते हैं कपल। When two forces having equal magnitude are applied on a body at two different points just in opposite direction, then pair of forces is called couple. ये couple से क्या होता है, फोर्स से क्या होता है, फोर्स से ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है। फोर्स से बॉडी डिस्प्लेस होती है, पोजीशन चेंज होती है। कपल से क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। जब आप कपल लगाएंगे मतलब टू फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं इनके कारण डेवलप होता है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट मतलब कपल का टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ कपल। तो अभी पहले तो बात थी कि व्हाट इज कपल। तो कपल का मतलब ये पेयर ऑफ फोर्सेस, इनको अपन बोलते हैं कपल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन कपल, मतलब आपको पेयर ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करना है, तो फिर आप बोलेंगे व्हेन टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, then the pair of forces is called couple. Next यदि आपसे पूछते हैं मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल के लिए बच्चों ये दोनों में से कोई भी एक फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल,
मैंने बताया ना मोमेंट ऑफ कपल जो है इसको C से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ कपल को C से डिनोट करते हैं। यदि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपसे बोलूं तो नेक्स्ट होगा मोमेंट ऑफ कपल, इसको C से मोमेंट मतलब मैं बता रहा हूं टर्निंग इफेक्ट, कपल का टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ कपल। तो फिर ये मोमेंट ऑफ कपल C क्या होता है? तो जैसे ये रॉड है, इसको अपन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और ऐसा फोर्स लगा रहे हैं F, और ये भी फोर्स F, और इनके बीच की लेंथ ये L है। तो मोमेंट ऑफ कपल होता है F इंटू ऑफ L। मतलब व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। इट इज डिनोटेड बाय C, राइट? यदि कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ कपल पॉजिटिव माना जाता है, और कोई बॉडी यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो फिर उस कंडीशन में उसका मोमेंट ऑफ कपल नेगेटिव लिया जाता है। इफ द बॉडी रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज then moment of couple is taken as positive, and if the body rotates clockwise, that moment of couple is taken as negative, right? next बच्चों इसके बाद अपन को पढ़ना है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, राइट? ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में